बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए क्रैकर में। आज के वीडियो के माध्यम से सोशियोलॉजी बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का पेपर क्रैक करने के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे और सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा यह लेक्चर। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की से किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपकी परीक्षा मेजर में सोशियोलॉजी है या माइनर में सोशियोलॉजी है। बीएससी में भी सोशियोलॉजी आपका माइनर में है, चाहे बीकॉम में माइनर में सोशियोलॉजी ले रखा है। मेजर माइनर सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पिछले 3 वर्षों में पूछे गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विभिन्न विश्वविद्यालय में, उनके रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस बीए क्रैकर जो हमारा दूसरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ये वीडियो शुक्ला स्टडी पॉइंट, बीए क्रैकर दोनों पर देख पाएंगे, ठीक है, जो कि कोलाबरेटर जो है कोलाब्रेशन का ऑप्शन आ चुका है, तो ये आप शुक्ला स्टडी पॉइंट पर भी देख पा रहे होंगे। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट और बीए क्रैकर दोनों एक ही चैनल के रूप हैं और इसके अलावा को करिकुलर मास्टर चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर को करिकुलर से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। तो सोशियोलॉजी बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर मॉडल पेपर 2026-27 के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको इतना धाकड़ अंदाज में बता दूंगा कि ये 100 क्वेश्चंस आपको 200 क्वेश्चन जैसे प्रतीत होंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। प्लीज वीडियो को लाइक करने का प्रयास करें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न बेटा, नवीन सामाजिक विज्ञान कौन सा है? नवीन माने नया, नया सामाजिक विज्ञान इनमें से कौन सा है? देखिए, अगस्त काम्ट नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने समाज शास्त्र को सोशियोलॉजी शब्द कहा था। मतलब सोशियोलॉजी शब्द किसने दिया था? अगस्त काम्टे ने। कब दिया था? 1838 में। तो पहला प्रश्न यहीं से तैयार हुआ। 1838 में समाज शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। ये शब्द किसने दिया था? अगस्त काम्टे ने दिया था, इसीलिए अगस्त काम्टे साहब को समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा था कि समाज शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो अगस्त काम्टे को कहते हैं। सोशियोलॉजी की उत्पत्ति कब हुई? 1838 में हुई। किसने की? अगस्त काम्टे ने करी, ठीक है। इससे पहले 1838 से पहले समाज शास्त्र को किस नाम से जानते थे? तो उसको सोशियो फिजिक्स यानी सामाजिक भौतिकी के नाम से जानते थे। ये 4-5 क्वेश्चन हमेशा से परीक्षा में आए हैं। तो इन्होंने ही, अगस्त काम्टे ने ही क्या दिया था? एक विज्ञानों का संस्करण का सिद्धांत दिया था। विज्ञानों का संस्करण का सिद्धांत मतलब कौन से विज्ञान पहले उदय हुआ? तो उन्होंने कहा कि पहले जो है खगोल शास्त्र बना, फिर गणित बना, इस तरीके से गणित बना, खगोल शास्त्र बना, फिर जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इस तरीके से बायोलॉजी, और इस तरीके से फिर सबसे लास्ट या सबसे आधुनिक विज्ञानों में समाज शास्त्र को रखा। तो इसी श्रृंखला में प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि नवीनतम सामाजिक विज्ञान कौन सा है? तो आप बताएंगे समाज शास्त्र नवीनतम सामाजिक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चले, दूसरा प्रश्न आ चुका। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रांस की क्रांति क्यों पूछी गई है? क्योंकि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। इस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व 3 नारे दिए गए थे और ये समाजशास्त्र के उत्पत्ति में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, क्योंकि समाज इसमें बहुत बदला कुछ, ठीक है। इसीलिए ये क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक क्रांति ये, और एक 1644 के आसपास की क्रांति है, उसके बाद में जो आई 1688 के आसपास जो है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, जिसको औद्योगिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उद्योगों का विकास हुआ जिससे पूरा का पूरा समाज जो है बदल गया। तो कहीं ना कहीं पे समाजशास्त्र जो है इन दोनों क्रांतियों की वजह से समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ एक व्यवस्थित क्रम में। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, कौन सा शब्द संरचना से संबंधित नहीं? संरचना माने स्ट्रक्चर। सोशियोलॉजी जो है उसमें कई स्ट्रक्चर हैं। सोशियोलॉजी का जो स्ट्रक्चर है उसमें जैसे कि एक व्यवस्था होती है, एक संगठन होता है, क्रमबद्धता होती है समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए। किसी भी संरचना, किसी भी स्ट्रक्चर को में एक व्यवस्था होती है, एक क्रमबद्धता होती है और एक संगठन होता है। विघटन ये किसी संगठन का मतलब किसी संरचना का संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपने जो है सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में दे रहा हूं आपको अभी तक का। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है, ग्रीक भाषा में लोगस शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, ग्रीक भाषा का शब्द है लोगस और आपका जो है जो सोशियस शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो सोशियस और लोगास इन दो शब्दों से मिलकर के समाज शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। यानी कि सोशियोलॉजी जो शब्द बना है, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी शब्द जो बना हुआ है बेटा वो किससे बना हुआ है? सोशियो बना हुआ है सोशियस से और लोगस से बना हुआ है लोजी। जैसे कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में भी लोजी शब्द जो है लोगस से ही बना है। ग्रीक भाषा का शब्द है लोगस, ठीक है। ग्रीक को यूनानी भी कह सकते हैं।
तो ग्रीक से लोगस बना है, यानी लोजी बना हुआ लोगस से, लोजी माने शास्त्र या विज्ञान होता है। सोशियो शब्द बना है सोशियस से, जो लैटिन भाषा का शब्द है। तो यहीं पर प्रश्न आपसे ये बन जाता है कि सोशियस शब्द किस भाषा का शब्द है? तो सोशियस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? सोशियस से समाज, ठीक है। लोगस का मतलब होता है लोजी, लोजी माने शास्त्र या विज्ञान। इस तरीके से समाज का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहते हैं। तो लोगस शब्द का अर्थ होता है बेटा विज्ञान, ठीक है। लोगस शब्द का मतलब क्या होता है? विज्ञान से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चौथे का। अगला प्रश्न है 5वां नंबर। किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है? बताएं। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन करता है, इस कथन को किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। इसको कहा था अगस्त काम्टे स्वयं ने। अगस्त काम्टे कौन है? समाजशास्त्र के जनक हैं। इमाइल दुर्खीम की बात किया है तो इन्होंने क्या दिया है? आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा जाता है। आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? तो इमाइल दुर्खीम ने दिया। दुर्खीम का नाम में दुख जुड़ा हुआ है, यानी दुख में भी व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? इमाइल दुर्खीम ने दिया। इमाइल दुर्खीम ने ही कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। इमाइल दुर्खीम ने ही कहा था। मैक्स वेबर की बात की है तो मैक्स वेबर वह व्यक्ति हैं जिन्होंने सत्ता की अवधारणा दी है। और हर्बर्ट स्पेंसर की बात की है तो इन्होंने कहा कि समाज एक सावयव की भांति काम करता है, यानी एक शरीर की भांति काम करता है मनुष्य के। जिस तरीके से मनुष्य के जो है शरीर में तमाम सारे अंग मिलकर के उसका निर्माण करते हैं, ऐसे ही समाज का निर्माण, समाज की संरचना इन तमाम प्रकार के अंगों से मिलकर के होती है, जिसमें परिवार, ठीक है, विवाह, संस्था, तमाम प्रकार की संस्थाएं, तमाम प्रकार की चीजें मिलकर के, जैसे समिति, समूह, संस्था, ये सब मिलकर के समाज का निर्माण करती हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। विज्ञानों का संस्थान का सिद्धांत अगस्त काम्टे, समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे। 1838 में सोशियोलॉजी शब्द दिया, उससे पहले सामाजिक भौतिकी शब्द भी अगस्त काम्टे ने ही दिया था, ठीक है। 1838 में समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ। 1857 में अगस्त काम्टे की मृत्यु हो जाती है। अगस्त काम्टे की मृत्यु के बाद में इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सभी लोगों ने समाजशास्त्र को काफ़ी आगे बढ़ाया। तो ये शुरुआती समाजशास्त्री हैं चारों, जो कि बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आगे देखेंगे। 6ठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्राथमिक समूह की बात की तो चार्ल्स कूले, बिल्कुल कूले महोदय, चार्ल्स कूले एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सामाजिक समूहों के बारे में काफ़ी अध्ययन किया है। इन्होंने समूहों को दो भागों में बांटा, एक प्राथमिक समूह, एक द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह जो परिवार वगैरह होता है, 20 लोग रहते हैं, वो प्राथमिक समूह होता है। द्वितीयक समूह का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और एक जो है किसी संगठन का हो सकता है, किसी व्यापारी वगैरह का संगठन हो सकता है, तो वो द्वितीयक समूह है। ये बिल्कुल सही है। अंतः समूह और बाह्य समूह, समूहों को दो भागों में बांटा ग्राह्य समदर ने। अंतः समूह और बाह्य समूह, बिल्कुल ठीक बात है। प्राथमिक समूह जो है उसी को अंतः समूह और बाह्य समूह को द्वितीयक समूह कह सकते हैं। संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी बेटा? छठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइमन ने दी, बिल्कुल ठीक है। यानी पहले तीनों ऑप्शन सही हैं। सकारात्मक और नकारात्मक समूह इमाइल दुर्खीम ने नहीं दिया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही वाला, यही सही नहीं है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आ चुका, 7वां नंबर देखेंगे। इमाइल दुर्खीम ने जनजाति का अध्ययन किया है। इमाइल दुर्खीम ने किस जनजाति का अध्ययन किया है? अरुंटा नाम की जनजाति का अध्ययन किया है इमाइल दुर्खीम ने, ये बात ध्यान रखेंगे। किस जनजाति का अध्ययन किया बेटा? अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया। किसने किया अरुंटा जनजाति का अध्ययन? इमाइल दुर्खीम साहब ने किया। अरुंटा जनजाति कहाँ पाई जाती है बताएं? अरुंटा जनजाति कहाँ पाई जाती है जिसका अध्ययन इमाइल दुर्खीम ने किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अरुंटा जनजाति की बात की जाए, अरुंडटा जनजाति या अरुंटा जनजाति की बात की जाए, तो ये बेसिकली आप देखते हैं कि मध्य ऑस्ट्रेलिया में एक प्रकार से निवास करती है। इमाइल दुर्खीम और मार्गन ने तमाम सारे जो है मार्गन, इमाइल दुर्खीम के विचारों को मार्गन ने प्रभावित किया था। और आप देखते हैं उस पुस्तक में इन्होंने टोटमवाद की अवधारणा भी दी है। इसी जनजाति के आधार पर टोटमवाद की अवधारणा दी है इमाइल दुर्खीम ने, तो चीज़ें ध्यान रखेंगे। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? संस्कृतिकरण की अवधारणा आपको जब भी कर्ण वगैरह मिल जाए, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, इन सभी की अवधारणा दी है एकमात्र व्यक्ति, वो है M.N. श्रीनिवास, भारतीय समाजशास्त्री हैं। संस्कृतिकरण क्या होता है बेटा? संस्कृतिकरण वह अवधारणा है जिसमें प्रभु जाति बनने की कोशिश, जो निम्न जातियां होती हैं, प्रभु जाति जो बड़ी जातियां हैं, तो उच्च जातियों के जैसा व्यवहार, उच्च वर्ण जैसे व्यवहार, क्रियाकलाप, रीति रिवाज, पहनावा ओढ़ावा, बोल चाल, खान पान का ढंग, सब कुछ उच्च जाति या उच्च वर्ण है उनके जैसा निम्न वर्ण अपनाने लगते हैं और लगातार ये अपनाने की प्रक्रिया चलती रहती है। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो है
जो है ये जो निम्न जाति या निम्न वर्ण होता है, ये भी उच्च वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है 1-2 पीढ़ी के 4 पीढ़ी के बाद। ठीक है, एम एन श्रीनिवास ने इसको पूरा विस्तार से बताया। अगर आपको इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना है और पीडीएफ में आंसर भी साथ में मिलेंगे, आपको पूरा पीडीएफ पूरे सोशियोलॉजी का संपूर्ण यूनिट का पीडीएफ संपूर्ण नोट्स आपको प्राप्त करना है। आप एसएमएस कीजिए 9161 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, क्या एसएमएस कीजिएगा? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में, मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। जैसे ही इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी है। और आपको सोशियोलॉजी ही नहीं बल्कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, प्राचीन इतिहास, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, सैन्य विज्ञान, मतलब अधिकतर तमाम प्रकार के इंग्लिश, संस्कृत, सभी के नोट्स आपको मिलेंगे, सभी के लेक्चर्स मिलेंगे। लेक्चर्स आप यूट्यूब पर ही देख पा रहे होंगे, लेकिन सारे जो नोट्स होंगे आपके प्रैक्टिस सेट तमाम सारे, जिसको आप केवल पढ़ करके आप जो है परीक्षा के अंतिम दिनों की तैयारी कर सकते हैं। मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में, केवल और केवल 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ तक कि 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी की तैयारी पूरी हो जाएगी मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में। केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स, सभी यूनिट्स के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ये सब प्रैक्टिस सेट जो प्रश्न मैंने रखे हैं, ये सब पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में रिपीटेड कोर्स पिछले 3-4 वर्षों से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। को करिकुलर में फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का जो है आपका 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है और 5 प्रैक्टिस सेट अभी बाकी, तो वो सब आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। आपको बस कुछ करना नहीं, बस केवल पढ़ते चले जाना है। वीडियोस नहीं देखने का, मैंने वीडियोस भी ना देखें आप बस उसको प्रैक्टिस सेट करते चले जाएं। तो तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत ज्वाइन हो जाएं, तुरंत पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लीजिए। चलिए, इन सभी का आंसर नीचे दिया गया। आंसर अगर आपको देखना तो देखिए, आंसर की भी मैंने यहाँ पर दे रखी है। आंसर की आप देख लीजिएगा, ये आंसर की पूरी दे रखी मैंने। ठीक है, सभी के आंसर की दे रखी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कहीं पर भटकना नहीं है, ना किसी से कोई बातचीत करनी है, आराम से चीज़ें मिल जाएंगी। ना सीरीज खरीदने की झंझट, ना किताब खरीदने की झंझट। आप सीरीज खरीदो, किताब खरीदोगे तो आपका जो है बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। और ऐसे ही आप जुड़ेंगे तो केवल 100 रुपये फीस में सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है। और मैं मेरी क्वालिटी में, कंटेंट में दम होता है, परीक्षा में प्रश्न सब वही आते हैं। अगला प्रश्न, किसने परिस्थिति का वर्गीकरण प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में किया? देखिए, परिस्थिति का मतलब होता है सिचुएशन। जैसे समाज में हर व्यक्ति की एक पद होता है और उस पद के हिसाब से उसकी परिस्थिति डिसाइड होती है कि किस व्यक्ति की स्थिति क्या है समाज में। तो एक होती है प्रदत्त। प्रदत्त माने क्या होता है? जो वह एक प्रकार से अपने पप्पा से पाता है, पिताजी से पाता है। जैसे कि आप, जैसे मान लेते हैं मैं हूँ, अब जो है मैं शुक्ला हूँ, तो शुक्ला हूँ, मैं शुक्ल हूँ, तो ये मुझे उच्च प्रतिष्ठा ऐसे मिल गई कि मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ। ठीक है, ये मान्यता जो समाज की रही है। तो ये प्रदत्त परिस्थिति है, ये मुझे मेरे अर्जित के द्वारा नहीं मिली है। मतलब कि इसमें मेरी कोई जो है महत्ता नहीं है कि मैं शुक्ला हूँ, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें मेरे पिताजी का योगदान है। वो मेरे पिताजी शुक्ला थे, उसमें उनके पिताजी का योगदान था। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि वो प्रदत्त परिस्थिति है जो हमको हमारी विरासत में मिल गई है, हमारे पिताजी, हमारे परंपरा के द्वारा, पीढ़ी के द्वारा, कि हम भाई इस पद पर हैं। ठीक है, तो प्रदत्त परिस्थिति मतलब कि जो आपको मिल जाती है स्वतः ही। अर्जित परिस्थिति वह होती है जो कि आपको अर्जित करनी पड़ती है, यानी कि आप जिसको जो है अर्जित करते हैं, कमाते हैं, अपने दम पर होते हैं। जैसे कि यूट्यूब पर शुक्ला एचडी पॉइंट 9 लाख की फैमिली बन चुका है, तो इसको मैंने अर्जित किया है, आप लोगों ने उसको अर्जित करवाया है। तो कहीं ना कहीं पे ये अर्जित परिस्थिति मेरी हो गई कि मैं शुक्ला एचडी पॉइंट का फाउंडर रहा हूँ या हूँ। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति क्या है कि मैं शुक्ला हूँ, ये मेरी प्रदत्त परिस्थिति है। कहने का मतलब ये कि जो आपको खुद मिल जाए कहीं से, वो प्रदत्त परिस्थिति, और जो आपने अपने दम पर, अपने मेहनत के बल पर हासिल की हो, उसको अर्जित परिस्थिति कहते हैं। तो परिस्थितियाँ 2 प्रकार की होती हैं। परिस्थिति आपके टॉपिक है, आपका एक टॉपिक है, और ये टॉपिक आपका बहुत आपको लिखना पड़ता है कि प्रदत्त क्या है, अर्जित क्या है। तो मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया परिस्थिति के बारे में। एक होती भूमिका, तो परिस्थिति जैसे आपकी होगी उसी हिसाब से आपकी भूमिका, आपका रोल डिसाइड किया जाएगा समाज में कि आपको करना क्या है, वही रोल होता है। तो इसको किसने डिसाइड किया बेटा? 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन, राल्फ लिंटन नाम के विद्वान हैं, उन्होंने ही परिस्थिति को 2 भागों में बांटा है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति। अगला प्रश्न 10वां नंबर, निम्न में से कौन एक भारतीय समाजशास्त्री नहीं है? बताएं। 10वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। निम्न में से कौन एक भारतीय समाजशास्त्री नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन एक भारतीय समाजशास्त्री नहीं है? तो अगस्त कामटे भारतीय समाजशास्त्री नहीं है, ये विदेशी समाजशास्त्री हैं। ये फ्रांस के निवासी थे अगस्त कामटे। जबकि प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, इरावती करबे, ठीक है, इरावती करबे जो है ये महिला है। डॉक्टर जी एस घुरिये,
ये सब जो है भारतीय समाजशास्त्री रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूहों के कौन से उदाहरण दिए हैं? तो परिवार, क्रीड़ा समूह और आस पड़ोस, ये सब प्राथमिक समूह में ही आते हैं। प्राथमिक समूहों में प्राथमिक संबंध भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन संस्था नहीं है इनमें से? देखिए, धर्म, विवाह, वंशानुक्रम और नातेदारी। देखिए, इनमें से संस्था कौन सी नहीं है? 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, वंशानुक्रमण एक प्रक्रिया है, एक संस्था नहीं है ये, जबकि विवाह एक संस्था है, धर्म एक संस्था, नातेदारी भी एक संस्था है। 13 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, सोसाइटी के लेखक कौन है? सोसाइटी एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है बताएं? सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है। 13 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन, मैकाइबर और पेज नाम के विद्वान ने लिखा है इसको। किसने लिखा है? मैकाइबर का पूरा नाम है आर.एम. मैकाइबर और पेज का पूरा नाम है C.H. पेज। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1937 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। कब हुआ है बेटा? 1937 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। ये पुस्तक बड़ी जबरदस्त है। मैकाइबर और पेज के बारे में विस्तार से जानकारी आप जानते हो तो बताएं। कोई बच्चा जानता हो मैकाइबर और पेज? मैकाइबर और पेज कौन थे? इनके बारे में पूरी जानकारी बताइए। तो मैकाइबर और पेज एक समाजशास्त्री हैं, सबसे पहली बात ये जानिए दोनों लोग। ठीक है, और इन्होंने अधिकतर चीज़ें साथ में, जैसे मैकाइबर पेज ही वह व्यक्ति हैं। मैकाइबर की अगर बात की जाए तो पेज का क्या नाम है? पेज का पूरा नाम क्या है बेटा? पेज का पूरा नाम है चार्ल्स हंट पेज। ठीक है, ठीक है। 1937 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, सोसाइटी पुस्तक का। और मैकाइबर पेज की अगर बात की तो बड़े फेमस समाजशास्त्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 14 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। ठीक है, मैकाइबर का पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइबर। ठीक है, 1882 में जन्म हुआ, 17 अप्रैल को। ठीक है, कहाँ पर? ब्रिटेन के समाजशास्त्री हैं। मृत्यु 15 जून 1970 को हो चुकी थी। और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की मतलब उसकी परीक्षा उत्तीर्ण की, स्नातक की अपनी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय में लंबे समय तक समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर भी रहे ये। ठीक है, तो बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, विद्वान के रूप में इन्होंने काम किया है। एन इंट्रोडक्टरी एनालिसिस नाम की पुस्तक लिखी, सोसाइटी। सोसाइटी पुस्तक के आगे की ये सोसाइटी पुस्तक का परिचय जो है इन्होंने ही लिखा है, मैकाइबर पेज, और साथ में इनके C.H. पेज भी थे मैकाइबर पेज के साथ। ठीक है, तो कई सारा चीज़ें इन्होंने लिखी है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकाइबर पेज ने ही कहा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। चार्ल्स ए पेज की बात की, पेज का पूरा नाम क्या है? पेज का पूरा नाम बेटा आप सभी जो है चार्ल्स हंट पेज इनका पूरा नाम है। जन्म 1909 में हुआ था, 12 अप्रैल को। अमेरिका के थे ये, न्यूयॉर्क टोनावांडा अमेरिका में जन्म हुआ था। तो बड़े विद्वान दोनों लोग थे। मैकाइबर पेज दोनों महान समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया। ये बात ध्यान रखें। सामाजिक संबंधों का जाल है समाजशास्त्र, किसने कहा था? मैकाइबर और पेज ने कहा था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे परीक्षा में प्रश्न खूब आता है। ठीक है, चले, सोसाइटी पुस्तक इन्हीं दोनों के बारे में है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक को लिखा है, बिल्कुल राइट आंसर है, चार्ल्स कूले की पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। चार्ल्स कूले का पूरा नाम है चार्ल्स हार्टन कूले। ठीक है, 17 अगस्त 1864 में इनका जन्म हुआ। अमेरिका के समाजशास्त्री हैं। 8 मई 1929 को मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मिशिगन विश्वविद्यालय से आपने जो है पढ़ाई करी थी। इसके अलावा इनकी तमाम सारी पुस्तकें, जैसे कि ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर पुस्तक लिखी 1902 में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक जो है इसका प्रकाशन 1909 में हुआ, इस पुस्तक को भी इन्होंने लिखा। सोशल प्रोसेस 1918 में पुस्तक इन्होंने लिखा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक बड़ी फेमस है, जिसमें प्राथमिक समूहों की अवधारणा और द्वितीयक समूहों की अवधारणा बताई गई है। तो ये इन्होंने ही चीज़ें बताई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है पुस्तकों के बारे में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। अगला प्रश्न है, पॉजिटिव पॉलिटी के लेखक कौन है? पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक किसने लिखा बेटा? बिल्कुल राइट आंसर आपका है, बिल्कुल। पॉजिटिव पॉलिटी, पॉजिटिव फिलोसॉफी, ये सब अगस्त काम्ट की पुस्तक है। ठीक है, अगस्त काम्ट का पूरा नाम क्या है? इजिदोर अगस्त काम्ट। ठीक है, 19 जनवरी 1798 में जन्म लेते हैं।
मोपेलिए फ्रांस में इनका जन्म होता है। 5 सितंबर 1857 में मृत्यु हो जाती है। फ्रांस के निवासी थे। दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र पर काफ़ी गहरी रुचि थी इनकी। पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक जो है इनके दर्शन की पुस्तक है। और ये बात ध्यान रखें, पॉजिटिव फिलोसॉफी, पॉजिटिव पॉलिटी, ऐसे तमाम प्रकार की पुस्तकें लिखी इन्होंने। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने कहा कि जो है पहले जो है थियोलॉजिकल अवस्था आती है, फिर मेटाफिजिकल अवस्था आती है, फिर उसके बाद में पॉजिटिव अवस्था आती है। तो सकारात्मक दर्शन इन्होंने प्रतिपादित किया अगस्त कामटे साहब ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक की अगर बात की जाए तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसको लिखा है गिलिन और गिलिन ने। गिलिन और गिलिन की अगर बात की जाए तो ये पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है। कल्चरल पुस्तक को किसने लिखा है? गिलिन एंड गिलिन नाम के विद्वानों ने इस पुस्तक को लिखा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। किसने लिखा है? गिलिन एंड गिलिन ने लिखा है इस पुस्तक को। ओके, तो गिलिन और गिलिन ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिलिन, जॉन लुइस गिलिन, इनका जॉन लुइस गिलिन और जॉन फिलिप गिलिन, ये दोनों एक प्रकार से दोनों पिता पुत्र हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आज मैं आपको बता दूं क्लियर करके। ये गिलिन और गिलिन की बात करें तो देखें, मैकाइवर और पेज तो अलग अलग हो गए। ऐसे ही आप पढ़ते हैं जैसे कि क्या नाम है, और कई सारी चीजें हैं। तो जैसे गिलिन और गिलिन दो अभी इसमें परेशान होते हैं। गिलिन और गिलिन एक ही नाम है या दो नाम है? तो दो व्यक्ति हैं गिलिन और गिलिन। एक गिलिन का नाम है जॉन लुइस गिलिन। ठीक है, जॉन लुइस गिलिन की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से जॉन लुइस गिलिन, और एक गिलिन है जॉन फिलिप गिलिन। दोनों जो है पिता पुत्र हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। जॉन लुइस गिलिन का जन्म हुआ था 1871 में। 1958 में मृत्यु हो जाती है। अमेरिका के निवासी हैं, प्रोफेसर रहे हैं। ठीक है, और तमाम सारी पुस्तकें लिखी हैं। जबकि जॉन फिलिप गिलिन की बात करें, 1907 में जन्म हुआ। 1907 में जन्म हुआ इसका। तो जॉन लुइस गिलिन जो थे वो पिताजी हैं, और जॉन फिलिप गिलिन जो हैं वो पुत्र हैं। तो आगे वाले पिता है, पीछे वाले पुत्र हैं। ये बात ध्यान रखिए। इसीलिए गिलिन और गिलिन चूंकि संयुक्त रूप से काम किया, तो गिलिन और गिलिन जो है इनको पिता पुत्र हैं दोनों लोग। आगे देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। पूरे यूट्यूब पर आप सर्च करके मार लीजिएगा, कोई आपको ये चीज नहीं बताने वाला। जिस तरीके से मैं आपको इतना विस्तार से समझा रहा हूं, ऐसा लेक्चर आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक, बहुत ही फेमस पुस्तक है और बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस पुस्तक को किसने लिखा बेटा? आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी। आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक को लिखा आगबर्न और निमकाफ ने। किसने लिखा है? आगबर्न और निमकाफ ने लिखा है। आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखा है? आगबर्न और निमकाफ ने लिखा है। किसने लिखा बेटा? आगबर्न और निमकाफ ने इस पुस्तक को लिखा है, आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी। याद कर लीजिएगा। तो ये बड़े फेमस, अब आगबर्न और निमकाफ भी ये दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति नहीं है कि आगबर्न एक है, आगबर्न निमकाफ एक ही व्यक्ति का नाम है। आगबर्न और निमकाफ जो है दोनों, आगबर्न और निमकाफ के बारे में बताएं आप, कोई बताए बच्चा? बताएं। अच्छा, तब तक बताएं, फॉकबेज पुस्तक किसने लिखी है? कौन बताएगा? ऑकबर्न की बात की जाए तो ऑकबर्न का पूरा नाम है बिल्कुल विलियम एफ ऑकबर्न। 1886 में जन्म, मृत्यु 1959 में हुई। अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। सामाजिक परिवर्तन पर काफ़ी काम किया है इन्होंने। सामाजिक परिवर्तन के तमाम सारे कल्चरल लेख के सिद्धांत दिया। सांस्कृतिक विलंबना जिसको कहते हैं हिंदी में, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी। संस्कृतियों के बारे में काफ़ी काम किया। निमकाफ का पूरा नाम है निल्स ए निमकाफ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अमेरिका के ये भी थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दोनों ने सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताया और जबरदस्त तरीके से चीजें करी हैं। चले, अगला प्रश्न आपका आ चुका, फाकबेज पुस्तक किसने लिखी है?
ये स्पेंसर की पुस्तक है। फॉकबेज पुस्तक जो है, सॉरी, फॉकबेज पुस्तक को किसने लिखा है? ग्राह समनर ने लिखा है। बी ऑप्शन 18 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉकबेज पुस्तक को लिखा है किसने? ग्राह समनर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन सोसाइटी किसने लिखा है बताएं? ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक 19 नंबर, बिल्कुल सी ऑप्शन किंग्सले डेविस की पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आ चुका है 20 नंबर। सांस्कृतिक सांस्कृतिक विलंबना की उदाहरण किसने दी है? सांस्कृतिक विलंबना की उदाहरण किसने दी बेटा? सांस्कृतिक विलंबना की उदाहरण किसने दी है? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, आकबर्न ने दी है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 20 का। अगला प्रश्न तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, आत्मावाद को किसने प्रतिपादित किया है? आत्मावाद 21 नंबर, आत्मावाद को किसने प्रतिपादित किया है बेटा? आत्मावाद को टाइलर ने प्रतिपादित किया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, सामूहिक चेतना की अवधारणा किसने दी है? सामूहिक चेतना की अवधारणा किसने दी? 22 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इमाइल दुर्खीम ने सामूहिक चेतना की अवधारणा दी है। समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ये भी कहा इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? शिक्षा सामाजिकरण में सहायक है, बिल्कुल। शिक्षा मानसिक विकास में भी सहायक है, शिक्षा नैतिक विकास में भी सहायता करती है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? चार्ल्स कूले के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका 25 नंबर, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत निम्न में से कौन संबंधित है? परिभ्रमण सिद्धांत, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत से कौन संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पेरेटो, विल्फ्रेडो पेरेटो संबंधित है। अगला प्रश्न 26 नंबर, इड ईगो एंड सुपर ईगो को किसने समझाया? इड ईगो एंड सुपर ईगो की उदाहरण दी है सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता रहे हैं। आपसे पूछा जाता है कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड ही हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें, 27 नंबर प्रश्न आ चुका है, समाज शास्त्र के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा 27 का। जिन बच्चों ने ए लगा दिया बिल्कुल राइट आंसर है। 28 नंबर प्रश्न है, सामाजिक वर्गों को अंतः समूह और बाह्य समूह में किसने बांटा है? अंतः समूह और बाह्य समूह में ग्राह समनर ने बांटा है, जबकि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में चार्ल्स कूले ने बांटा है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न आ चुका है, समाज शास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा था? समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, इसको कहा था प्रोफेसर गिडिंग्स ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, एक समिति किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठित एक समूह होता है। समिति की यह परिभाषा किसने दी है? इस परिभाषा को किसने दिया बेटा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का, बिल्कुल राइट आंसर। जिन बच्चों ने लगा दिया फेयरचाइल्ड, HP फेयरचाइल्ड ने दी है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न है, समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप हों। किसने लिखा है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों की वजह से एक दूसरे के समीप हो। यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी ऑप्शन, मैकाइबर और पेज ने कहा था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 32 नंबर, हम समितियों के से संबंधित होते हैं, संस्थाओं से नहीं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम समितियों से संबंधित होते हैं, संस्थाओं से नहीं। यह कथन किस विद्वान ने कहा था? इस कथन को कहा था मैकाइबर और पेज ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। धर्म को इस प्रकार से किसने परिभाषित किया? धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, धर्म को इस तरीके से परिभाषित किया था किसने? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टाइलर ने प्रतिपादित किया। इसको किसने कहा था? टाइलर ने इसको कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका है 34 नंबर, धर्म को जनता के लिए अफीम किसने कहा? धर्म को जनता के लिए अफीम किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म जो है वो जनता के लिए अफीम का काम करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका, प्रश्न अगला है, देखिए ये सारे प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इसको आप रट लीजिएगा। प्रश्न है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, किसने कहा? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसको किसने कहा था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका 35 का ए ऑप्शन। इसको कहा था हर्ष कोविड्स ने। किसने कहा? हर्ष कोविड्स ने कहा, रट लीजिएगा एकदम से। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की विशेषताओं को बताएं। प्राथमिक समूह की क्या विशेषताएं होती हैं? बताएं भाई, प्राथमिक समूह की विशेषताएं बताएं। देखिए, प्राथमिक समूह शारीरिक समीपता होती है।
आसपास के लोग, जैसे परिवार में जो एक लोग रहते हैं उनमें सह संबंध पाया जाता है, एक दूसरे को लोग समझते हैं, तो उसमें शारीरिक समीपता होती है, छोटा आकार होता है और तुलनात्मक स्थिरता भी होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक समूह की बात की जाए तो प्राथमिक समूह वह समूह होता है जिसमें सदस्यों के बीच घनिष्ठ, अस्थायी और व्यक्तिगत संबंध होते हैं और यह व्यक्तियों के सामाजिक और नैतिक विकास में सहायक होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अस्थायित्व होता है, हमेशा बना रहता है और ये एक प्रकार से बड़ा ज़बरदस्त होता है, जैसे मित्र मंडली हो गया, परिवार हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें, आस पड़ोस हो गए, ये सब प्राथमिक समूह के उदाहरण है। 37 नंबर प्रश्न है, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारक चुने। प्रदत्त परिस्थिति, जैसे कि आप महिला है या पुरुष हैं, ये प्रदत्त परिस्थिति आपको मिल गया भगवान की तरह से, आपकी आप महिला जन्म लिए हैं या पुरुष जन्म लिए हैं, ये आपको जो है आपके द्वारा डिसाइड हो गया है। मतलब आप पैदा हुए हैं, मान लेते हैं, तो आप जो है महिला पुरुष हुए, मतलब महिला पैदा हुए या पुरुष पैदा हुए, ये आप में, आपकी इसमें कोई महानता नहीं है। ये जो है ये आपको प्रदत्त मिला हुआ है, तो लिंग आपका ये प्रदत्त परिस्थिति है। आयु भी आपकी है, आप छोटे बड़े हैं तो ये भी आपकी प्रदत्त है। नातेदारी भी आपकी प्रदत्त परिस्थिति ही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं है? समाज शास्त्र के दो संप्रदाय हैं। समाज शास्त्र के दो संप्रदाय हैं, एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। इसके बारे में बताएं क्या होता है ये? स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है और वो संप्रदाय क्या है? अगस्त काम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सभी लोगों ने स्वरूपात्मक संप्रदाय के बारे में बताया, जिसमें सामाजिक कानून नियम होते हैं जिन्हें खोजा या समझा जा सकता है, ये सब चीजें होती हैं। एक होता है आपका सांस्कृतिक से मैक्स वेबर, निमकाफ वगैरह, गिलिन और गिलिन, इन सभी लोगों ने उसमें काम किया। ठीक है, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय की बात की जाए तो प्रश्न है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित कौन नहीं है इनमें से? यानी 3 लोग हैं। 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खी महोदय नहीं है स्वरूपात्मक संप्रदाय से। सीमेल हैं, वीरकांत हैं, बेबर हैं, ये सब लोग स्वरूपात्मक संप्रदाय से हैं। जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय से हैं दुर्खीम हो गए, अगस्त काम्टे हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, ये सब समन्वयात्मक संप्रदाय से हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, सामाजिक स्तरीकरण श्रेष्ठता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से संबंध अस्थायी समूहों या श्रेणियों में समाज का विभाजन है, ये किसने कहा था? सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है? स्तर फिक्स करना। स्तर माने क्या होता है? एक लेबल होना। समाज में हर व्यक्ति बराबर नहीं होता है, हर व्यक्ति का लेबल, जैसे एक थाना मान लीजिए, पुलिस थाना, पुलिस थाना में स्तरीकरण आप समझो, जैसे कि कोई एसओ के पद पर है, कोई दरोगा है, कोई एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, कोई जो है सिपाही है, कोई होमगार्ड है, ठीक है, कोई चौकीदार है। अब आप समझिए कि ये इस तरीके से बटा हुआ है पूरा, यानी कि जो है एसओ जो होगा, थाना अध्यक्ष जो होगा वो बड़ा होगा, सबसे बड़ा वही होगा। उससे नीचे एसओ, वो एसओ से नीचे दरोगा, दरोगा से नीचे एसआई, एसआई से नीचे सिपाही, सिपाही से नीचे होमगार्ड, फिर चौकीदार। इस तरीके से पूरी श्रृंखला जो है वो बनी हुई है। तो ये एक स्तर है कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो समाज में भी ऐसे ही स्तर होता है। तो उसी स्तर फिट करने की प्रक्रिया को स्तरीकरण कहा जाता है। तो सामाजिक स्तरीकरण श्रेष्ठता, श्रेष्ठता माने उच्चता, जो व्यक्ति बड़ा है, जिसका पद बड़ा है, गरिमा बड़ी है, और अधीनता, अधीनता माने श्रेष्ठ जो व्यक्ति होगा उसके अधीन कई सारे लोग होंगे, जो अधिकारी होगा उसके अंदर में कई कर्मचारी काम करेंगे। तो श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों के द्वारा एक दूसरे से अस्थायी संबंध, समूहों और श्रेणियों में समान का विभाजन होता है। बिल्कुल ठीक बात है, समाज का विभाजन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। सामाजिक स्तरीकरण को लेकर के किसने कही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए ऑप्शन, पी जिसबर्ड नाम के विद्वान है, उन्होंने इस बात को कहा है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये पुस्तक लिखा है डॉक्टर के एम कपाड़िया साहब ने। ठीक है, डॉक्टर के एम कपाड़िया, प्रोफेसर जो है इसको कपाड़िया ने लिखा है इस पुस्तक को। ठीक है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, इसको लिखा है के एम कपाड़िया की पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बड़ी फेमस पुस्तक है। प्रोफेसर के एम कपाड़िया की पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक को लिखा है डॉक्टर के एम कपाड़िया जी ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है समाज है। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, किसने कहा था? मैकाइवर पेज ने कहा था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 41 का। 41 का ए ऑप्शन बच्चों लगा दीजिएगा, बिल्कुल। चले अगला प्रश्न आ चुका है 42 नंबर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अमूर्त है? अमूर्त माने होता आ माने नहीं, मूर्त माने होता है मूर्ति, यानी कि ऐसा चीज जिसको जो दिखाई ना पड़े उसको अमूर्त कहते हैं, जिसको छू ना सको उसको अमूर्त कहते हैं। तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, संबंध दिखता है नहीं दिखता है तो ये आपका अमूर्त ही है, यानी समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज एक अमूर्त अवधारणा है। बाकी समुदाय व्यक्तियों का संगठन है, समिति व्यक्तियों का संगठन है और समूह भी व्यक्तियों का संगठन है। समूह, समिति और समुदाय ये मूर्त अवधारणा है, ठीक है, ये मूर्त अवधारणा है। क्या मूर्त माने? ये दिखती हैं, इसको आप छू सकते हैं। जबकि जो समाज होता है ये अमूर्त अवधारणा, इसको आप ना तो देख सकते हैं और ना ही इसको आप छू सकते हैं समाज को। समाज के अलावा एक और चीज होती है संस्था, संस्था भी अमूर्त होती है बेटा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 2-3 चीजें मैंने आपको बताई। यहाँ पर आपसे कई प्रश्न, 5 प्रश्न यहाँ से आपके तैयार होंगे। कौन कौन से? पहला प्रश्न ये कि अमूर्त क्या है? अमूर्त, अमूर्त देखिए समाज और संस्था, समाज और संस्था ये अमूर्त होते हैं। बाकी समुदाय, समिति और समूह ये मूर्त अवधारणा है, इसको आप देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्तियों के संगठन है। संस्था जो होती है नियमों की व्यवस्था होती है, तो नियम कायदा आपको दिखता नहीं है। ऐसी समाज संबंधों की व्यवस्था, संबंधों का जाल होता है तो संबंध दिखता नहीं है आपको। तो जो दिखे ना, जिसको आप ना छू सकें, यानी कि डोंट टच एंड डोंट चेंज, डोंट सीन एंड डोंट टच, ठीक है, उसी को आप बोल सकते हैं कि ये अमूर्त है। तो समाज और संस्था दो अवधारणा अमूर्त हैं, समूह, समिति और समुदाय ये मूर्त हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है? समुदाय में देखिए ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती है, समिति में ऐच्छिक सदस्यता होती है, ठीक है, तो ये गलत है। सामान्य जीवन, बिल्कुल, समुदाय जो होते से एक गांव एक समुदाय है, वहां पर एक सामान्य जीवन होता है, वो सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए व्यक्ति जो है वो जो रहता है। सामुदायिक भावना समाज में होती, बिल्कुल होती, हम की भावना होती, मूर्तता भी होती है। समुदाय जो होता है मूर्त अवधारणा होती है, व्यक्तियों का संगठन होता है, ये तीनों विशेषता है, ठीक है। हम की भावना भी इसकी विशेषता होती है, ऐच्छिक सदस्यता इसकी विशेषता नहीं होती है, अपनी इच्छा से इसमें आप नहीं शामिल हो सकते हैं, इसकी सदस्यता सामान्य होती है, जन्मजात होती है। चले, तो ऐच्छिक सदस्यता जो होती है वो इसमें नहीं होती। समिति में ऐच्छिक सदस्यता होती है कि अपनी इच्छा से आप शामिल हो सकते हैं, अपनी इच्छा से आप हट सकते हैं, लेकिन समुदाय में आप अपनी इच्छा से सदस्य नहीं बन सकते, समुदाय में आप पैदा ही होते हैं, ठीक है, उसकी सदस्यता आप छोड़ भी नहीं सकते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न, एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के संगठन को क्या कहते हैं? देखिए एक निश्चित भूभाग में रहते हैं कौन? समुदाय के लोग। समुदाय जैसे एक गांव है, एक निश्चित भूभाग होता है, गांव का एक नाम होता है, गांव के सभी लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर लेते हैं, जन्म लेते हैं और उसमें मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है, तो एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए हम की भावना उसमें पाई जाती है, वो समुदाय की विशेषता होती है। समुदाय के बारे में मैंने आपको बताया भी होगा, ठीक है, ठीक है, तो ये समुदाय है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्था जो है नियमों की व्यवस्था होती है। समिति की बात करें तो समिति क्या होती है बेटा? समिति जो है ये व्यक्तियों का संगठन होता है जो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है, और जब वह उद्देश्य खत्म हो जाता है तो वो भंग कर दी जाती है। जैसे कि दुर्गा पूजा समिति, दुर्गा पूजा करवाने के लिए समिति का गठन किया गया और उसके बाद में उसको भंग कर दिया गया जब दुर्गा पूजा समाप्त हो गई, ठीक है, तो इसी तरीके से ये होता है। तो परेशान होने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है, आसानी से चीज़ों को आपने समझ लिया होगा और जान लिया होगा। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए। चलिए, तो समुदाय करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? दास कैपिटल पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स की और अवधारणाएं सुन लीजिए, जैसे वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी पूछा जाए तो कार्ल मार्क्स ने दी। कार्ल मार्क्स ने ही कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है। कार्ल मार्क्स ही वह व्यक्ति है जिसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का लेख लिखा 1838 में जो प्रकाशित हुआ। कार्ल मार्क्स ही वह व्यक्ति जिसको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स वह व्यक्ति है जिसने अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा दी है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, चूँकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए बाबू, प्रश्न आपका आ चुका है 46 नंबर प्रश्न है, कौन जाति की विशेषता नहीं? जाति की विशेषता कौन सी नहीं? देखिए, जाति पात में खान पान का प्रतिबंध ही होता है, और जाति की अगर बात की तो जाति में अंतर विवाह जो होता है वो भी हो सकता है। खान पर प्रतिबंध, संस्तरण की व्यवस्था, वर्ग चेतना वर्ग में होती, जाति में नहीं होती, बाकी अंतर विवाह। तो इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 46 का जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका आ चुका 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न क्या आ चुका बाबू? 47 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जब एक स्त्री का विवाह एक अधिक भाइयों से होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब एक स्त्री का विवाह एक से अधिक भाइयों से होता है तो उसको हम बहुपति विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपति विवाह। 47 नंबर का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुपति विवाह दो प्रकार का होता है, एक होता है बाबू भ्रातृत्व बहुपत विवाह, और एक होता है अभ्रातृत्व बहुपत विवाह। भ्रातृत्व बहुपत बहुपत विवाह की अगर बात की जाए तो भ्रातृत्व बहुपत विवाह जो होता है वो एक प्रकार से क्या होता है बेटा, जिसमें भाई भाई ही पति होती है, जैसे कि जैसे युधिष्ठिर वाला जो फैमिली थी वो, ठीक है। और जो अभ्रातृत्व बहुपत विवाह होता है उसकी अगर बात की है तो वहां पर क्या होगा, अभ्रातृत्व बहुपत विवाह में क्या होता है कि कई लोग पति होंगे और अलग अलग स्थानों पर रहेंगे, एक ही स्त्री के कई सारे पति होंगे। ये व्यवस्था ऐसे इलाकों में होती जहां पर स्त्रियों की संख्या कम होती है, ठीक है। तो ये होता है अभ्रातृत्व बहुपत विवाह। एक होता है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह में एक पुरुष के कई पत्नियां रहती हैं, ठीक है। समूह विवाह होता है, एक समूह के लोग दूसरे समूह के स्त्रियों से विवाह करते हैं, इस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, चूँकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं देता रहता हूँ। अगला प्रश्न, जब परिवर्तन में केवल निरंतरता ही नहीं अपितु दिशा भी होती है तब इस प्रकार के परिवर्तन को हम उद्विकास कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है, यह कथन किसका है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको मैकाबर पेज ने कहा था, डी ऑप्शन। 49 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? ग्रामीण समुदाय की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र ग्रामीण समुदाय में होता है, बिल्कुल होता है। सामुदायिक भावना भी होती है और जाति व्यवस्था भी पाई जाती है ग्रामीण समुदाय में, जबकि खुलापन ग्रामीण समुदाय में आपको नहीं देखने को मिलता है, ये शहरी समुदायों में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा 49 का, जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? तो खुलापन नहीं है। 50 नंबर प्रश्न, कौन भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? इनमें से बताएं कौन भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है। 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? तो जो है आपका पुस्तकें, फर्नीचर और वस्त्र भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। धर्म भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है, ये आध्यात्मिक संस्कृति है। अगला क्वेश्चन से अभौतिक संस्कृति है। 51 नंबर पर सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है? इमाइल दुर्खीम ने दी है। इमाइल दुर्खीम ने ही कहा समाज जो होता है सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ध्यान रखेंगे। 52 नंबर प्रश्न, आत्म दर्पण दर्शन के सिद्धांत किसने दिया है? आत्म दर्पण दर्शन यानी अपने अंदर स्व की पहचान को पहचानना, अपने अंदर झांकना, अपने में ही दर्पण देख करके अपनी चीज को आंकना। तो आत्म दर्पण दर्शन सिद्धांत की अगर बात की जाए, इसको दिया है चार्ल्स कूले ने, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषणवाद किसने दिया? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है, ठीक है। ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा। इमाइल दुर्खीम की अगर बात की आत्महत्या का सिद्धांत देते हैं, और मीड की बात की जाए तो मी एंड मुझे की अवधारणा मीड ने दिया है। 53 नंबर प्रश्न आ चुका, समाज शास्त्र में लोग पढ़ते हैं सामाजिक संबंधों को, सामाजिक क्रियाओं को या सामाजिक समूहों को? समाजशास्त्र में लोग सामाजिक संबंध भी पढ़ते हैं, सामाजिक क्रियाएं भी पढ़ते हैं, सामाजिक समूह भी पढ़ते हैं, डी ऑप्शन पर सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 54 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 54 नंबर प्रश्न है, काम्ट किस देश से संबंधित थे? अगस्त काम्टे फ्रांस के निवासी थे, फ्रांस में इनका जन्म हुआ था, समाजशास्त्र के जनक हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, अर्जित परिस्थिति निर्धारित होती है। अर्जित परिस्थिति निर्धारित होती किससे बेटा? अर्जित परिस्थिति जो होती है ये योग्यता और कुशलता से, आपकी एबिलिटी एंड आपके स्किल्स से डिसाइड होती है कि आप कितने परिस्थिति के हैं, आपकी अर्जित परिस्थिति वो होती है। जबकि वंशानुक्रम, जैविक विशेषता और जन्म से ये प्रदत्त परिस्थिति निर्धारित होती है।
अगला प्रश्न आपका 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? उद्विकास का सिद्धांत दिया है किसने बेटा? हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकास का सिद्धांत दिया। लेकिन अगर सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत पूछता तो हर्बर्ट स्पेंसर लगाते, लेकिन यहाँ पर सामाजिक उद्विकास ना लिख करके केवल उद्विकास लिखा है। केवल उद्विकास का मतलब होगा डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत दिया। इन्हीं चार्ल्स डार्विन से प्रभावित होकर के हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने समाज शास्त्र पर लागू किया उद्विकास के सिद्धांत को, ठीक है। और इन्होंने समाज के उद्विकास की बात करी। सामाजिक उद्विकास की बात हर्बर्ट स्पेंसर और जैविक उद्विकास की बात चार्ल्स डार्विन करते हैं। तो चूंकि पहले डार्विन ने ही दिया उद्विकास का सिद्धांत, उन्हीं के आधार पर ही हर्बर्ट स्पेंसर देते हैं, तो इसीलिए जब उद्विकास केवल पूछे तो डार्विन लगाएंगे, और सामाजिक उद्विकास पूछे तब आप जो है लगाएंगे हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, समाज एक सावयव की भांति है किसने कहा? समाज एक सावयव की भांति किसने कहा? 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समाज एक सावयव की भांति है, इसको किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट है। सावयव माने होता है एक शरीर, एक शव की भांति है, ठीक है, मनुष्य के शरीर की भांति है। अगला प्रश्न आ चुका 58 नंबर, जीएस घुरिये ने किया। जीएस घुरिये ने क्या लिखा है? इनमें से कौन सी पुस्तक जीएस घुरिये की? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, दी सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुसाइड पुस्तक को लिखा है जो है किसने लिखा सुसाइड पुस्तक को बेटा? तो आत्महत्या का सिद्धांत देने वाले विद्वान इमाइल दुर्खीम ने लिखा, तो ये तो होगा नहीं। अगला पुस्तक आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इस पुस्तक को किसने लिखा है? जीएस घुरिये ने। क्या लिखा है इनमें से? 58 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक को लिखा है जीएस घुरिये साहब ने, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है ये, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये सब आगे देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन से, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है या विशिष्ट विज्ञान है या प्राकृतिक विज्ञान है? 59 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आता है, सी ऑप्शन, सोशल साइंस है। 60 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम शुरू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। पूछा जाए भारत में किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था? तो भारत में किस विश्वविद्यालय में? ये सारे प्रश्न परीक्षा में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। तो भारत में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो विश्वविद्यालय है बम्बई विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, हिंदू विवाह का प्रथम उद्देश्य क्या था? हिंदू विवाह का प्रथम उद्देश्य है धर्म की पालन करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का ये ऑप्शन, पहले धर्म, फिर जो है प्रेम, और उसके बाद में फिर पुत्र या संतान उत्पत्ति। अगला प्रश्न है 63 नंबर, परंपरागत रूप से विवाह एक संस्कार है किसमें? हिंदुओं में परंपरागत रूप से विवाह एक संस्कार है, जबकि मुसलमानों में इन सभी में एक समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक समझौता होता है जो कभी भी भंग हो सकता है। इसीलिए मुस्लिमों में जो है तलाक की व्यवस्था होती है, हिंदुओं में विवाह विच्छेद की व्यवस्था नहीं की गई, तलाक की व्यवस्था नहीं की गई। क्यों? क्योंकि जो है एक संस्कार होता है, संस्कार 7 जन्मों का होता है। लेकिन आजकल जो है समाज को बदलते परिवेश के हिसाब से हिंदुओं में विवाह विच्छेद की अवधारणा आई 1955-56 के आसपास, इसमें चेंजमेंट किया गया। 64 नंबर प्रश्न है, हिंदुओं में स्त्रियों और पुरुषों हेतु विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? तो स्त्रियों की आयु है 18 साल और पुरुषों की आयु है 21 साल, ठीक है। तो 18 और 21 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आ चुका है 65 नंबर, सामाजिक समझौते का सिद्धांत मूलतः किसके विचारों पर आधारित है? सामाजिक समझौता जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और जीन जैक्स रूसो, इन सभी लोगों ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जैविकीय व्यक्ति समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है, उस प्रक्रिया को हम समाजीकरण के नाम से जानते हैं। एक जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी बनता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, सोशलाइजेशन के द्वारा, कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता समाज के बारे में, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो सब कुछ समाज के बारे में सीख लेता है। 66 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 66 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा बिल्कुल राइट आंसर आपका है डी ऑप्शन, समाजीकरण, सोशलाइजेशन। 67 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न विकल्पों में से कौन सही है? संस्कृति मानव निर्मित होती है, बिल्कुल होती है। संस्कृति क्या होती? प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? प्रश्न पूछा गया है कि कौन सही है इनमें से?
67 का बिल्कुल देखें, संस्कृति मानव निर्मित, बिल्कुल संस्कृतियाँ मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं। भौतिक संस्कृति का निर्माण जैसे टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी ये सब मनुष्य ने बनाया, तो ये सब भौतिक संस्कृति है, तो मानव निर्मित होती हैं। संस्कृति सीखी जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति सीखी जाती है, एक पीढ़ी से पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। बिल्कुल राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन उपरोक्त, तो सभी इसका राइट आंसर होगा। 67 का डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न 68 नंबर, धर्म के प्रकार हैं, प्रकार माने काम, सामाजिक व्यक्ति सामाजिक संगठन का आधार धर्म होता है, बिल्कुल व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता धर्म, और संवेगात्मक सुरक्षा भी देता है, बिल्कुल राइट आंसर है उपरोक्त, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न आ चुका है, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे बनाते हैं, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे जो होते हैं एक विवाही परिवार का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 69 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 70 नंबर, प्रगति वह है जो मानव सुख में वृद्धि करती है, प्रगति को इस प्रकार से किसने परिभाषित किया है? तो प्रगति को इस प्रकार से परिभाषित किया है लेस्टर वार्ड नाम के एक विद्वान ने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, परिस्थिति और भूमिका से संबंधित 3 अवधारणाएं भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान और परिस्थिति श्रृंखला किसने दी है? परिस्थिति और भूमिका यानी कि जो है सिचुएशन एंड रोल, समाज में आपकी क्या स्थिति है और समाज में आपको क्या काम सौंपा गया है समाज के तौर पर, सामाजिक व्यक्ति के तौर पर, वही आपकी भूमिका होती है। आपको क्या भूमिका निभानी है, क्या रोल निभाना है आपको समाज में रहते हुए। तो इसको लेकर के 3 अवधारणाएं दी गई, भूमिका प्रतिमान की, परिस्थिति प्रतिमान की और परिस्थिति श्रृंखला की। इसको दिया किसने है? इसको दिया है रॉबर्ट केमर्टन यानी आर केमर्टन ने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय स्थित है बेटा कहाँ पर स्थित है? 72 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ए ऑप्शन, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी की गई है? तो विवाह की न्यूनतम आयु जो की गई है वो की गई है 18 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, सामाजिक भौतिकी पद समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग में लिया? बताएं, सामाजिक भौतिकी पद समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग में लिया? 74 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अगस्त काम्टे ने लिया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सोशियो फिजिक्स 1838 से पहले समाज शास्त्र को ही कहा जाता था और फिर बाद में ही अगस्त काम्टे ने 1838 में सामाजिक भौतिकी को ही, सोशियो फिजिक्स को ही सोशियोलॉजी नाम से संबोधित किया। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक को किसने लिखा है बेटा? बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसको लिखा है जी आर मीड ने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न, प्राथमिक समूह है। प्राथमिक समूह आपका परिवार जो होता है एक प्राथमिक समूह की अवधारणा निभाता है, भूमिका निभाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 77 नंबर देखेंगे, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, किसने कहा था? मैकाइबर पेज ने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल होता है। 78 नंबर प्रश्न है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की मुख्य विशेषता क्या हो सकती है? लघु समुदाय में लघुता तो होती ही है, आत्मनिर्भरता भी होती है और सजातीयता भी होती है। डी ऑप्शन 78 का डी ऑप्शन, जिन बच्चों ने लगा दिया 78 का डी, बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट एंड बी ए करेकर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये चैनल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन समुदाय है? बताएं, निम्न में कौन समुदाय है इनमें से? फटाफट से आप बताने का प्रयास। 79 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 79 बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। गांव जो है एक समुदाय होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 80 नंबर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में हमेशा पूछी जाने वाली पुस्तक है। मैं आपको बता दूं, मैं 10-12 बार बोल रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि आपकी परीक्षा में सीधे सीधे ये 100 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इतना आप विश्वास करके चलिए। और जो जो बातें मैंने आपको बता दी इस वीडियो के अंतर्गत, अगर आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया, विश्वास मानकर चलो कि सोशियोलॉजी में आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने जाएंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप आगे चल करके एमए का एंट्रेंस देंगे, बीएचयू में जाकर के पढ़ना हो, तो आप इस चीज़ों को पढ़े रहेंगे तो बहुत फायदेमंद। और अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ेंगे तो आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। मात्र 100 रुपये फीस वाले कोर्स से आप जुड़ जाइए, देर न कीजिए, क्योंकि 100 रुपये में आपको सब कुछ मिलने वाला है। क्या क्या मिलेगा? 91 61 93 60 62 पर समझ करके आप सभी प्रैक्टिस सेट हमारी प्राप्त कर सकते हैं। विथ आंसर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगी, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम,
अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। जैसे ही आप इतना लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी है। आप खुद भी जमा कर सकते हैं, आप किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और बहुत ही बारीकी के साथ आपको वीडियो लेक्चर तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ में लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट का, आपके तीनों मेजर सब्जेक्ट का, माइनर सब्जेक्ट का, को करिकुलर सब्जेक्ट का, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के लगभग में 10 प्रैक्टिस सेट और पिछले 3 सालों के जो पेपर होते हैं वो सब आपको साल भर में मिलेंगे। तो एक जबरदस्त तरीके से पूरी तैयारी हो जाएगी। किताब आपको, सीरीज आपको कुछ खरीदने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तुरंत एसएमएस कीजिए। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, इंग्लिश, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की तैयारी पूरी विस्तार से आपकी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लिए, ट्रेडिशन माने परंपरा, भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण कह सकते हैं इस पुस्तक को हिंदी में, किसने लिखा है? 80 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह की पुस्तक है। अगला प्रश्न, संस्कृति के विभिन्न अंग हैं। सांस्कृतिक तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति प्रतिमान, ये संस्कृति के विभिन्न अंग हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 82 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका, भारत में कौन प्रजाति है? भारत में कौन प्रजाति इनमें से है? संथाल, नागा, उरांव या द्रविडियन? भारत में प्रजाति की अगर बात की तो नागा, उरांव और संथाल ये सब जनजाति हैं, द्रविडियन प्रजाति है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका 83 नंबर। जब निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है तो इसे क्या कहा जाता है? निम्न जाति की स्त्री जो है उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है, इस प्रकार के विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। 83 नंबर का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जब स्त्री जो है निम्न जाति की है और पुरुष जो है उच्च जाति का है तो ये विवाह अनुलोम विवाह, समाज के द्वारा मान विवाह होगा। ठीक है, चूंकि स्त्री की कोई जाति नहीं होती तो स्त्री किसी भी जाति में विवाह अगर हो जाए तो मतलब जैसे निम्न जाति की स्त्री हो, उच्च जाति का पुरुष हो तो शादी चलाऊ है, हो जाएगी, मान्य है समाज के द्वारा। लेकिन अगर उच्च जाति की लड़की है और निम्न जाति के पुरुष से शादी करने के लिए उद्धवत है या करना चाहती तो वो समाज के द्वारा मान्य नहीं है, यानी उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से। तो प्रतिलोम विवाह जो होता है वो क्या होता है बेटा? प्रतिलोम विवाह का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, इसमें उच्च जात की लड़की होती है और निम्न जाति का यहाँ पर लड़का होता है, यानी लड़का जो होता है निम्न जाति का होता है और जो लड़की होती है वो उच्च जाति की होती है। ठीक है, लड़की उच्च जाति की है और लड़का निम्न जाति का, तो विवाह नहीं होगा, यानी विवाह समाज की दृष्टि से मान्य नहीं है। अनुलोम विवाह मान्य हो जाता था अगर लड़की निम्न जाति की और लड़का उच्च जाति का, तो शादी हो जाया करती थी प्रायः। आप देखते हैं जैसे कि आप देखते हैं कि जो है शादी हो गई थी, वहाँ पर एक कन्या थी, क्या नाम था उनका, जो है सती जी, मतलब सती कह रहा हूँ, क्या नाम है उनका यार, सत्यवती। ठीक है, तो उनका विवाह हो गया था किससे? उन महाराज थे, क्या नाम है, भीष्म पितामह जी के पिताजी का, शांतनु या कुछ नाम था, उनसे शादी हो गई थी। तो वो अनुलोम विवाह था। अनुलोम विवाह, तो ये प्रश्न का उत्तर क्या है? जब निम्न जाति की स्त्री ऊंची जाति के पुरुष से विवाह करती तो उसको अनुलोम विवाह, और जब ऊंची जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करे तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। 84 नंबर प्रश्न है आपका, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है बेटा? वो कौन मानता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको मानते हैं एल एच मार्गन ने। 85 नंबर प्रश्न, बहिर्विवाह क्या है? अपने समूह में विवाह करना को बहिर्विवाह कहते हैं? नहीं। मैत्री विवाह नहीं, एक परियोगात्मक विवाह नहीं, समूह से बाहर विवाह को बहिर्विवाह कहते हैं। 85 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 समझ में आ रहा होगा ना। 86 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सभ्यता का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सभ्यता का अंग नहीं है? इनमें से फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 86 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभ्यता का अंग नहीं है। कविता और संगीत सभ्यता का अंग नहीं है, जबकि परमाणु शक्ति, बैंक, वैद्युत यंत्र ये सब सभ्यता के अंग में शामिल होते हैं। कविता और संगीत ये सभ्यता का नहीं बल्कि संस्कृति का अंग है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है? 87 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन, जे.एस. मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। एक थे जे.एस. मिल, एक थे जेम्स मिल। जेम्स मिल जो है इनके पिताजी का नाम था, जे.एस. मिल के। जे.एस. मिल का नाम है, उपयोगितावाद का सिद्धांत भी दिया है इन्होंने। जॉन स्टुअर्ट मिल उनका पूरा नाम है, उनके पिताजी का नाम था जेम्स मिल। 88 नंबर प्रश्न, एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया? वेस्टरमार्क, प्रोफेसर वेस्टरमार्क। इन्होंने कहा कि विवाह का एक विवाह सिद्धांत, यानी विवाह एक सिद्धांत ही सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम रहेगा, वेस्टरमार्क ने कहा था। 89 नंबर प्रश्न है, क्या भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? कपड़ा भौतिक संस्कृति है, बिल्कुल है। पुस्तकें भौतिक संस्कृति और घर भी भौतिक संस्कृति है। धर्म भौतिक संस्कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर प्रश्न है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है
और ना ही दासी है, अपितु उसकी बहन है। यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यह कथन किस विद्वान का है? बहुत ही फेमस प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछा गया है। रॉबर्ट किसने कहा था इस कथन को बेटा? 90 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ब्रंस और बेकर ने कहा था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर प्रश्न है, समाज की विशेषता है। समाज समानता और भिन्नता बिल्कुल अमूर्त अवधारणा है। पारस्परिक निर्भरता भी समाज में होती है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी विशेषताएं समाज की ही हैं। 92 नंबर प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है? भारत में समाजशास्त्र के जनक की अगर बात किया है तो भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? प्रोफेसर जीएस घुरिये को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद सदाशिवराव घुरिये इनका पूरा नाम है। 93 नंबर प्रश्न है, सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं का संयोग है? तो ये लैटिन और ग्रीक भाषाओं का संयोग है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न, सोशियस और लोगस। सोशियस जो है लैटिन भाषा का शब्द है, लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस माने समाज और लोगस माने शास्त्र या विज्ञान। ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल एनिमल, किसने कहा था? अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने कहा था मैन इज अ सोशल एनिमल। राजनीतिक शास्त्र में यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाएगा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी, किसने कहा था? तो वो भी अरस्तु ने कहा था। ठीक है, अरस्तु ने ही कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, और एक राजनीतिक प्राणी भी है। 95 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जाति का निर्धारण होता है। जाति का निर्धारण जो होता है किसके द्वारा होता है? जन्म से होता है आपका, यानी जिस जाति में पैदा हुई उसी जाति का आप हो जाते हैं। 96 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समाज रीतियों और कार्य प्रणालियों, अधिकार और पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों और उप विभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। इस निरंतर परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह कथन किसका है? इस कथन को किसने कहा था? ये कथन किसका है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यह कथन किसका है? कौन बताएगा? 96 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, मैकाइवर पेज ने कहा था। अगला प्रश्न, प्रिमिटिव कल्चर, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आ चुका है। प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक लिखी है सी ऑप्शन, एडवर्ड टाइलर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, एक वर्ग सही अर्थ में पूर्णतः वंशानुगत हो तो उसको क्या कहते हैं? जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुगत पर आधारित होता है तो उसको हम जाति के नाम से संबोधित करते हैं, उसको हम जाति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था बेटा 1955 में। विशेष विवाह अधिनियम 1956 में आया था। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, मिताक्षरा नामक टीका किसने लिखा था? मिताक्षरा नामक टीका लिखा है विज्ञानेश्वर ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये आपकी उत्तर माला दी गई है, तो ये प्रैक्टिस सेट आप जो है इसको प्रैक्टिस सेट प्राप्त भी कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही कई प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं। मात्र 100 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट मिलेगी, को करिकुलर से लेकर के और मेजर माइनर सबका। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर मात्र आपको एसएमएस करना है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर यानी क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी है। आपके घर में कोई नहीं चलाता तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, आपको जोड़ दिया जाएगा और आपको विधिवत तरीके से वहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल आपका चैनल है, बीए करिकुलर चैनल आपका चैनल है और को करिकुलर मास्टर भी आप ही का चैनल है। तो आप इन तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और तीनों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस तरीके से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखिएगा।